सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ के अंदर जो अबिस ऑफ हेवन है उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए फॉरेन रियलम के एंशिएंट एंसेस्टर्स अनलन और यू थियो का प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया था, जिनकी केवल एक डिक्री ही 9 हेवन एंड 10 अर्थ में आई थी, जो कि यहाँ पर आते ही हेवन अबिस से बात करना शुरू कर देती है। मगर हेवन अबिस अपनी टेरिफाइंग डाउ लॉज की पावर्स से उनकी डिक्री को तबाह करके रख देती है, जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि ये पूरी डीमन आर्मी यहाँ से रिट्रीट कर जाती है और इधर शी हाउ लिटिल एंट किंग के साथ अपने स्टोन विलेज में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने लोगों के साथ जश्न मनाता है। और फिर वो मोटे लड़के को लेकर ब्लू स्काई लेक पर पहुंच जाता है और जब लिटिल हेवनली किंग शीहाओ को हुआंग कहकर बुलाता है तो यहाँ पर मौजूद सभी यंगर एक्सपर्ट्स की नजर शीहाओ पर पड़ती। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉक्स गर्ल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शीहाओ के करीब जाकर कहने लगती है कि अब मैं समझी कि आखिर यहाँ पर इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट क्यों रखा गया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा इतना बड़ा और ग्रेट एक्सपर्ट जो यहाँ पर आया है। अब ये बात सुनकर की होंग फौरन से जिन जान को धक्का देते हुए आगे आता है और शीहाओ से कहने लगता है कि तो क्या आप ही ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर पास के स्लेटर गॉड हैं, जिसके चर्चे पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में आजकल हो रहे हैं, वही हुआंग, जिन्होंने बैटलफील्ड में फॉरेन लैंड के हेवनली मार्शल किंग को भी सप्रेस करके रख दिया था और हमारी सेना का हौसला बढ़ाया था। क्या तुम वही हुआंग हो? अगर हाँ तो मैं ब्रदर हुआंग को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता हूँ और आज आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। इसी दौरान हम तुओगु युलोंग को देखते हैं, जहाँ पर वो भी शीहाओ के सामने आकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और आगे कहता है कि ब्रदर हुआंग, वाकई में मुझे आप जैसे टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि आज मैं आपसे मिल पाया और आज आपसे मिलकर ब्रदर हुआंग मुझे सच में समझ आया कि असली ताकत और हुनर किसे कहते हैं। आपसे मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। जहाँ पर अब तभी हम उसी फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो कि शीहाओ से कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गई, वरना आज मैं तुमसे नहीं मिल पाती। पर मुझे अफसोस होगा अगर तुमने मेरे साथ जरा भी वक्त नहीं बिताया, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में काफी चीजें जाननी है। अब यहाँ पर हुआंग नाम सुनते ही आसपास के लोगों को भी इस बात का पता लग चुका था कि उनके सामने में ये जो पर्सन है यही हुआंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स शीहाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं, जिनमें से कुछ को अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि यही हुआंग, और कुछ को तो अपनी किस्मत पर काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था कि वो लॉर्ड हुआंग से मिल रहे हैं। उसी दौरान हम की होंग और यू लॉन्ग को देखते हैं, जो कि उन सभी वॉरियर्स को शीहाओ से दूर करने लगते हैं। इसी बीच शीहाओ उन दोनों को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि अभी कुछ देर पहले तो ये दोनों जिन फैमिली और वैंग फैमिली के साइड पर थे और उन्हें यहाँ पर अपने साथ लेकर आए थे, मगर अब इनके काम काज देखकर लगता है कि ये सीधे सादे और ईमानदार लोग हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर फिनिक्स फेदर्स गिरने लगे और फिर तभी शीहाओ को वेई फैमिली की वो 4 फिनिक्स सिस्टर्स उसके पास जाकर उसे घेर लेती है, जहाँ पर अब तभी हमें बताया जाता है कि इनमें से जो रेड ड्रेस में थी उसका नाम है वी मेई, जो कि यहाँ पर हंसते हुए शीहाओ से कहती है कि ओ तो तुम ही हो हुआंग, हाँ, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रही है। जिस पर दूसरी फिनिक्स गर्ल जिसका नाम वी शियू है वो यहाँ पर शीहाओ से कहने लगती है कि अच्छा तो तुम हो हुआंग, वैसे मुझे तो लगा था कि तुम्हारे 3 सिर होंगे, 6 हाथ होंगे और तुम बहुत ही डरावने दिखते होगे। अब ये सुनकर इनकी थर्ड सिस्टर आगे कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, मगर तुम इतने ज्यादा हैंडसम निकलोगे, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान इनकी जो चौथी बहन थी वो भी यहाँ पर शीहाओ से कहती है कि तुम दिखने में भले ही काफी ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारा जो फाइटिंग स्टाइल है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही तुम्हारे कारनामे भी। इसी दौरान हम फॉक्स गर्ल को देखते हैं कि जहाँ पर वो उन चारों लड़कियों को चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि शीहाओ मेरे सिवाय किसी और लड़की को अपने करीब नहीं आने देता। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी फॉक्स गर्ल को ही पीछे धकेलकर आगे बढ़ जाते हैं और शीहाओ को लॉर्ड हुआंग कहते हुए उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। और इधर वो चारों फिनिक्स गर्ल शीहाओ के और भी ज्यादा करीब आ जाती है, जिन्हें शीहाओ भी अपने पास आने से नहीं रोकता। अब ये देखकर फॉक्स गर्ल कहती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये सभी लोग उसकी पूजा करना भी शुरू कर देंगे। जिस पर मोटा लड़का उसके पास आकर कहने लगता है कि वैसे ये भी सही है कि वो लोग कम से कम उसकी इज्जत तो कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उसके जैसे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को बस मारने के पीछे पड़े रहते हैं। अब ये बोलते हुए उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर अपनी पेट पूजा करने के लिए आया था, इसलिए अब वो यहाँ से खाने की टेबल की तरफ भागने लगता है। मगर तभी पीछे से एक बंदा उसे पकड़ लेता है और ये वही बंदा है जो मोटे लड़के के साथ में स्टोन विलेज में गया था शीहाओ को यहाँ पर आने का इन्विटेशन देने के लिए। और ये बंदा ये भी जानता है कि मोटे लड़के के पास में यहाँ पर आने का इन्विटेशन नहीं है। इसी बीच वो बंदा जोर से चिल्लाते हुए यहाँ के गार्ड से कहने लगता है कि इसके पास यहाँ का इन्विटेशन नहीं है, मगर इसके बावजूद भी ये जबरदस्ती यहाँ पर घुस आया, इसीलिए अब जल्दी से इसे पकड़ लो। वहीं दूसरी तरफ हम यू लॉन्ग को देखते हैं
हैं, जो कि यहाँ पर शी हाओ से कहने लगता है कि जब इमोर्टल एंशिएंट एरा में 9 हेवन एंड 10 अर्थ और फॉरेन लैंड के बीच में बैटल हुई थी, तो उस वक्त बहुत से पावरफुल फोर्सेस मारी गई थी, जिसमें हेवनली हॉर्न्ड एंड क्लैन के भी लोग मौजूद थे। लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूँ कि हेवनली हॉर्न्ड एंड ट्राइब का अभी भी एक पर्सन जिंदा है और बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन के साथ हमारे सामने मौजूद है। और ये हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए एक बहुत बड़ी किस्मत है, जहां पर अब तभी 4 फिनिक्स सिस्टर्स में से ये जो रेड ड्रेस ब्यूटीफुल गर्ल थी ना हम लोगों की, वो यहाँ पे लिटिल एंड किंग को टच करते हुए कहने लगती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और जरा देखो ना ये नन्हा बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल एक क्यूट से गोल्डन टाइगर की तरह। अब ये बात सुनकर लिटिल एंड किंग एकदम से भड़क जाता है और कहने लगता है कि टाइगर कौन टाइगर, और आखिर तुमने क्यूट किसे कहा? अगर तुम मुझे एक ट्रू ड्रैगन से भी कंपेयर करो ना, तो भी ये मुझ जैसे एक राजा की इंसल्ट के बराबर होगी। इसी दौरान शी हाओ की नजर मोटे लड़के पर पड़ती है, जहां पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर जिन फैमिली और वैंग फैमिली बिना किसी इन्विटेशन के यहाँ पर आ सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? इवन कि जब तुम लोग उन्हें कुछ नहीं कह रहे हो, तो फिर आखिर तुम मुझसे रूल्स और इन्विटेशन की बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम जैसे घमंडी लोग दूसरों को तो कुछ समझते ही नहीं है। अगर मेरे भाई के पास मुझे यहाँ लाने का हक नहीं है, तो यहाँ और किसके पास ये हक है? अब ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें से एक स्वॉर्ड उसके गाल पर कट लगाकर आगे बढ़ जाती है। तभी हम शी हाओ को देखते हैं, जहां पर वो उस बंदे से कहने लगता है कि ये मेरे साथ आया है, आखिर तुम लोग को और कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? अब ये बात सुनकर वो बंदा शी हाओ से माफी मांगने लगा है और आगे कहने लगता है कि लॉर्ड हुआंग प्लीज मुझ पर दया दिखाइए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा और बहुत ही बड़ा वाला मूर्ख हूँ, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया कि आप खुद इसे अपने साथ लाए हैं। उसी दौरान वो लिटिल एंट किंग की तरफ देखकर कहता है कि क्या लॉर्ड हुआंग ने एक हेवनली हॉर्न्ड एंट प्रिंस को अपना पेट बनाया? अब ये बात सुनकर तो लिटिल एंट किंग के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, जहां पर हम देखते हैं कि वो गुस्से में उसके पास जाता है और उसे मुक्का मार के आसमान में उड़ा देता है और आगे कहने लगता है कि तेरी पूरी फैमिली होगी किसी की पालतू, मैं नहीं। उसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं, जहां पर वो लिटिल एंट किंग को शांत कराते हुए कहता है कि हो गया, अब रहने भी दो और अपना गुस्सा शांत करो। और वैसे भी वो ना समझ था, उसे इतनी समझ कहां, उसकी बातों को दिल पर मत लो। शायद उसकी नजरें खराब थी, जो उसे पता नहीं चला कि तुम मेरे भाई जैसे हो। जिस पर लिटिल एंट किंग बोलता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है और मुझे उसकी बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस यहाँ पर ही मुझे एक चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही है कि वो मोटा लड़का भले इस राजा जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो फिर आखिर उसके पास इन्विटेशन कैसे नहीं होगा? जरूर इसके पीछे किसी की कोई चाल है। अब ये बात सुनकर शी हाओ भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। इसी दौरान हम की होंग को देखते हैं, जहां पर वो आगे आकर मोटा लड़के से कहने लगता है कि ब्रदर दाओ, आपकी ताकत सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इसलिए मेरे ख्याल से आपका यहाँ होना बिल्कुल लाजमी है। और रहा सवाल कि आज यहाँ पर आपके साथ जो भी गलत हुआ है और आपको इन्विटेशन नहीं दिया गया, तो इस मामले की मैं खुद अच्छी तरह से जांच करूंगा और आपको इंसाफ दिलाऊंगा। और जैसा कि आप भी ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आज का ये ग्रैंड इवेंट असल में उस अजीब चीज को सबके साथ शेयर करने के लिए है, जिसे हमने फॉरेन रियलम से कैप्चर किया है। इसीलिए मैं सिंसियरली ब्रदर डाओ को इसमें इनवाइट करता हूं कि आप अपनी मौजूदगी से हमें ऑनर दें और इसे खुद देकर विटनेस करें। अब ये सुनकर मोटा लड़का भी उसकी बात मान जाता है और वो फौरन से शी हाओ के पास चला जाता है। इसी बीच हम शी हाओ को देखते हैं, जहां पर वो टेलीपैथी के थ्रू मोटे लड़के से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्विटेशन वाली बात में जरूर अंदर से किसी ने गड़बड़ की है, इसीलिए जब तक हम इसके पीछे के चाल चलने वाले को ढूंढ नहीं लेते, तब तक किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां पर अब तभी हमें जिन फेई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही इन लोगों से कहने लगता है कि पब्लिकली ऐसे वायलेंस करना और हम जैसे रॉयल फैमिलीज को बिल्कुल भी इज्जत न देना। क्या इस इंपीरियल पास को अब तुम लोग ब्लड गिल्ट ट्राइब के हवाले करने का इरादा रखते हो? अब ये बात सुनकर मोटा लड़का कहता है कि आखिर अब ये बुढ़ा कौन है जिस पर की होंग उसे बताता है कि ये बंदा जिन जान अंकल है, जिसका नाम जिन फेई है और इसे भी एक टैलेंटेड पर्सन माना जा सकता है। इसी बीच वो बंदा गुस्से के साथ मोटे लड़के से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछने की? क्या तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? अब ये बात सुनकर तो भाई लिटरली मोटे लड़के को उससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उल्टा उसी को ताना मारते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो गैदरिंग यहाँ पे हो रही है, ये हमारे जैसे यंगर जनरेशन के लिए हो रही है? तो तुम्हारे जैसा एक बुढ़ा यहाँ पर क्या कर रहा है? अब ये सुनकर जिन फेई को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता, जहां पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि तुमने तो सीधे दहकती हुई आग पर हाथ रख दिया, कमबख्त, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अब ये बोलकर वो अपना एक क्लॉ अटैक सीधा मोटे लड़के पर कर देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि होंग और यू लॉन्ग बीच में आकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उस बंदे का अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहां पर तभी यू लॉन्ग उससे कहता है कि आज का ये समारोह यंगर एक्सपर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, इसलिए अगर तुम यहाँ पर आकर इस समारोह का माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो फिर उम्मीद मत रखना कि मैं तुम पर रहम करूंगा। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं, जहां पर वो कहता है कि एक लूजर मेरे सामने घमंडी बनने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि ये भूल चुका है कि उस दिन मैंने इसे कितनी बुरी तरह से पीटा था, या फिर इसे मुझसे पिटने की आदत पड़ गई है। जिस पर वो बंदा कहता है कि उस वक्त मेरे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हुए थे, जिसके चलते मैं अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा था। अगर एरिना के रूल्स मुझे रोक नहीं रहे होते तो मैं तुम्हें कब का अपने सिर्फ एक
हाथ से ही रौंद देता। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम इसे दोबारा से आजमा कर देख सकते हो। उसी दौरान शिहाओ अपने मन में सोचता है कि शायद ये लोग मुझे जानबूझकर उकसाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि इस जगह को सेक्रेड ग्राउंड पैलेस कहा जाता है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये लोग मुझे यहीं लड़ाई शुरू करने के लिए उकसा रहे हैं ताकि रूल्स टूट जाएं और इनका मकसद कामयाब हो जाए। अब ये सब सोचकर शिहाओ मोटे लड़के और लिटिल एंट किंग से टेलीपैथी के थ्रू कहने लगता है, अब तुम दोनों आगे जाओ और उसकी इतनी बेइज्जती करो कि उसमें कोई भी कमी न रह जाए। अब ये सुनकर लिटिल एंट किंग आगे जाकर उस बंदे की इंसल्ट करते हुए कहने लगता है कि मैंने पहले से ही इस अंकल के बारे में सुन रखा है कि ये अपने सेल्फ सेवरिंग रियलम के कल्टीवेशन के दम पर अपने से कमजोर लोगों को बुली करता फिरता था। वो मेरे दोस्त हुआंग से बहुत ही बुरी तरह से हार गया था, जबकि हुआंग तो अभी सिर्फ वॉइड डाओ रियलम का वॉरियर है। उसी बीच मोटा लड़का भी जले पर नमक छिड़कते हुए कहने लगता है कि बुढ़े घूसट तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रहा होगा कि तुम अपने जूनियर से हार गए, और अब जबकि तुम्हारे जैसा एक बुढ़ा इस समारोह में घुस आया है तो तुम्हें अब एक ओल्ड बेबी कहना ही सही रहेगा। अब ये सारी बातें सुनकर उस बंदे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करके अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज करता है और इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। मगर तभी यहाँ पर की होंग आगे आते हुए कहने लगता है कि सीनियर जिन, आज यहाँ पर इस समारोह में सुप्रीम जीनियसेस की गैदरिंग है। ये ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के चला आए, और न ही ये बदला लेने की जगह है। इसलिए आप यहाँ पर आकर किसी भी सुप्रीम एक्सपर्ट परेशान नहीं कर सकते, और अगर आपको इन्विटेशन नहीं मिला है तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर यू लॉन्ग भी उस बंदे से कहता है कि अगर ब्रदर जिन ऐसे ही जिद करके बेहूदगी करते रहे तो हमारा क्लैन आपके जिन फैमिली से अलायंस तोड़ देगा। अब ये बात सुनकर जिन फेई को यहाँ पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो जैसे तैसे करके खुद को शांत करता है और सीधा अपने कैरेज पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर तभी उसके पास में खड़ा वो वॉरियर उससे कहता है कि मास्टर क्या हम वाकई में ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे? जिस पर जिन फेई कहने लगा है कि मैंने हुआंग को यहाँ पर फंसाने के लिए अच्छा खासा जाल बिछाया था, लेकिन वो हमारी चाल में नहीं फंसा, और अगर हमने खुद आगे जाकर उससे पंगे लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए अभी के लिए यहाँ से चलो और इसके बारे में हम फिर कभी सोचेंगे। मगर उसी बीच उसका ये जो जूनियर था ये शिहाओ को भड़काने के लिए उसे बुरा भला कहने लगता है कि हुआंग तुम इतने ज्यादा डरपोक निकलोगे, इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, जो कि एक चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने से डरता है। अगर तुम इतने ही ज्यादा कमजोर हो तो इंपीरियल पास से निकल क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम जैसे पापी खून वालों की कायरता तो उनकी हड्डियों में ही लिखी होती है। अब ये बात सुनकर तो शिहाओ का गुस्सा फूट पड़ता है, जबकि इधर ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और ब्लू स्काई लेक से अब कुछ दूर तक आ गए थे। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जो कि 3 फीट तक की गिनती गिनता है और इमीडिएटली अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार अटैक सीधा उनकी घोड़ा गाड़ी के ऊपर कर देता है, जिससे उनका वो कैरेज वहीं पर तबाह होकर रह जाता है। और ये जो जिन फेई का जूनियर था शिहाओ उसके प्राइमोडियल स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके सोल को पूरी तरह से क्रश करके रख देता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं इस होली लैंड की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और रहा सवाल तुम्हारे चैलेंज का, तो मुझे तुम जैसे फालतू लोगों के चैलेंजेस को एक्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब जबकि हम बीलू लेक से बाहर आ चुके हैं और ऊपर से तुम्हें भी मरने की इतनी ज्यादा ख्वाहिश है, तो आज सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो जिन झान का अंकल कहता है कि क्योंकि अब तुमने मेरे जिन क्लैन के मेंबर को मारने की हिम्मत कर ही दी है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। अब ये बोलकर वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिलीज कर देता है। अब ऐसा नजारा देखकर की होंग उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी हम देखते हैं कि उसे जिन झान रोकते हुए कहने लगता है कि हुआंग ने सबके सामने मेरे क्लैन के एक वॉरियर को मार दिया है, तो अब ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती और उसे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और वैसे भी वो लोग इस वक्त इवेंट के वेन्यू से बाहर है, तो मुझे लगता है कि ब्रदर की होंग आपको इसमें इंटरफेयर करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर मोटा लड़का यहाँ पर कहने लगता है कि वाह क्या बात, जिन फैमिली के लोगों ने अब ढोंग रचना भी शुरू कर दिया है। वैसे इतना ड्रामा मत करो, सबको पता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे भाई के लिए ही आए हो और अब यहाँ आकर धर्मात्मा बनने का नाटक कर रहे हो। जहाँ पर लिटिल हेवनली किंग कहता है कि आज इतने सारे जीनियस यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगर ये सब इस झगड़े की वजह से खराब हो गया तो सच में अफसोस की बात होगी हमारे लिए। इसलिए मेरी राय में क्यों ना तुम सब अभी के लिए अपनी दुश्मनी को भुलाकर साइड में फेंक दो। जिस पर मिस वैंगशी कहने लगती है कि आपके बर्ताव से मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बायस्ड हो रहे हैं। इंपीरियल पास के अपने भी कुछ रूल्स हैं, जिसके चलते अगर कोई भी यहाँ के रूल्स को तोड़कर किसी को भी अपने पर्सनल ग्रज की वजह से मार देता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी और उसका पूरा क्लैन भी इस मुसीबत में पड़ जाएगा। अब उसकी ये बात सुनकर अपनी प्रिंसेस गर्ल उससे कहने लगती है कि वैंगशी क्या तुम वाकई में इस हद तक गिर चुकी हो कि अब तुम इनके षड्यंत्र में भी इनका साथ दोगी? जहाँ पर अब तभी मिस वैंगशी को पास्ट का एक सीन याद आता है जिसमें जिन फैमिली का एक एल्डर इन सभी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है कि हुआंग को इस इवेंट में अकेले ही आने दो, फिर सही मौका देकर तुम लोग उसे बीलू लेक पर पहला कदम उठाने के लिए उकसाना। जैसे ही वो वहाँ का रूल्स तोड़ेगा हम उसे इंपीरियल पास से बाहर निकलवा देंगे और इस काम को अंजाम देने के लिए ये लोग मिस वैंगशी
वैंगशी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसी दौरान शी हाओ को देखते हैं, जहां पर वो मिस वैंगशी की बातें सुनकर कहता है कि मुझे याद है इंपीरियल पास में सिर्फ तुम्हारे बताए गए रूल्स बस नहीं, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा भी रूल है कि अगर कोई जानबूझकर किसी को बुरा भला बोलकर उसे भड़काकर झगड़ा शुरू करने की कोशिश करता है मगर बाद में वो खुद इसमें मारा जाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसमें किसी और की गलती नहीं मानी जाएगी। जिस पर लिटिल एंट किंग भी कहता है कि यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है कि जो लड़का मारा गया है उसने ही पहले शी हाओ को उकसाया था और ऊपर से उस ओल्ड बेबी ने तो भी सबसे पहले मुकाबले के लिए चिल्लाया था। अब ये सुनकर मिस वैंगशी कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, हम उसी डुअल वाले रूल को फॉलो करेंगे। और अब क्योंकि हुआंग पहले ही चाल चल चुका है तो इसका मतलब है कि उसने जिन फैमिली के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब दोनों पक्षों के बीच अभी इसी वक्त मुकाबला होगा। जहां पर हम शी हाओ को देखते हैं जो कि जिनफेई की तरफ देखकर कहने लगता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो अब मैं तब तक तुमसे लड़ूंगा जब तक कि तुम्हारे अंदर की तुम्हारी ये जो अकड़ है इसे मैं चूरमार करके ना रख दूं। और अब क्योंकि जिन फैमिली और वैंग फैमिली के बीच मैरिज अलायंस है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मिस वैंगशी और जिन जान को भी भुला सकते हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम सबका सामना अकेले ही कर लूंगा। इसी बीच हम की होंग को देखते हैं जहां पर वो ब्लू स्काई लेक से डाउ प्लेटफॉर्म को बाहर निकालता है ताकि ये दोनों वहां पर बैटल कर सके। उसी दौरान शी हाओ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर अपने थंडर एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके ठीक सामने जिन फेई भी उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। और फिर तभी जिन फेई भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सेल्फ सेवरिंग रियलम के डिवाइन एबिलिटी की ट्रू पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने स्पिरिचुअल नाइफ को समन करता है और उससे सीधा शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये देखकर शी हाओ भी पीछे कहां रहने वाला था, इसीलिए वो अपने हाथ को ऊपर करके लाइटनिंग एसेंस को गैदर करने लगा है और अपने मन में कहता है कि हालांकि ये पर्सन अभी अभी सेल्फ सेवरिंग रियलम में ब्रेक थ्रू किया है, मगर फिर भी हमारे बीच में जो कल्टीवेशन लेवल का फर्क है ये सच में बहुत बड़ा है, इसीलिए नॉर्मल मेथड्स उसकी डिवाइन पावर को ब्रेक नहीं कर सकती, नहीं उसको इंजर्ड कर सकती है। यानी इसका ये मतलब है कि इसे हराने के लिए बहुत ही हाई लेवल के प्रीसियस आर्ट का यूज करना पड़ेगा। और इतना दम सिर्फ और सिर्फ थंडर एम्परर के थंडर पावर्स में ही है, क्योंकि इसके अंदर खुद हेवन पनिशमेंट की पावर का हल्का सा ट्रेस मौजूद है और लाइटनिंग एम्परर की ये टेक्निक अपने ही बॉडी से हेवनली डाओ की पावर्स को इस्तेमाल करने देती है और यही अलग अलग कल्टीवेशन लेवल वाले दुश्मनों को मारने की असली की है। अब ये बोलकर शी हाओ यहाँ पर लाइटनिंग एम्परर की प्राइमोडियल थंडर एनर्जी का यूज करता है, जिससे उसके पीछे थंडर एम्परर का जाइंट सा फिगर अपीयर हो जाता है, जिसके बाद शी हाओ थंडर एम्परर के प्रीसियस आर्ट का यूज करके प्राइमोडियल थंडर की पावर से एक तगड़ा स्ट्राइक सीधा उसके स्पिरिचुअल नाइफ पर दे मारता है, जिससे उसका वो नाइफ वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ऐसा नजारा देखकर मोटा लड़का कहने लगता है कि इसने तो लाइटनिंग एम्परर की प्रीसियस टेक्निक को एक्सट्रीम लेवल पर कल्टीवेट कर लिया है। इसी दौरान हम जिन फेई को देखते हैं जहां पर उसके तोते उड़ चुके थे। शी हाओ की ऐसी भयानक टाइप की टेक्निक को देखकर इसीलिए अब वो भी यहाँ पर अपना एक प्रीसियस आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम था वज्रा, इमॉर्टल हेवनली आर्ट। अब ये देखकर जिन जान कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हुआंग की ताकत इतनी ज्यादा भयानक लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब मेरे अंकल को भी उससे लड़ने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि उन्होंने इस बार अपनी अल्टीमेट टेक्निक का भी यूज किया है। उसी बीच हम जिन फेई को देखते हैं जहां पर वो अपने उसी वज्रा डिवाइन बॉडी से एक मुका अटैक सीधा शी हाओ पर जड़ देता है, जिसे शी हाओ अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगता है। अब ये देखकर जिन फेई हंसते हुए उससे कहने लगता है कि अब क्या हुआ घमंडी बच्चे, क्या बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारे अंदर में? अगर बस इतना ही है तो अब मैं तुम्हें सीधे मौत से रूबरू करवा ही देता हूँ। जहाँ पर अब हम शी हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ अपनी 6 डाओ ऑन ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करके लाइटनिंग एम्परर के सुप्रीम अल्टीमेट मीनिंग को मैनिफेस्ट करता है, जिससे वहां पर आसमान में लाइटनिंग एम्परर का हेवनली ट्रिबुलेशन हैमर समन हो जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि उस हैमर के लाइटनिंग एसेंस की मदद से शी हाओ थंडर एम्परर के आर्मर वाले फॉर्म में आ जाता है और फिर शी हाओ कहता है कि एंशिएंट टाइम में लाइटनिंग एम्परर हेवनली ट्रिबुलेशन को कंट्रोल किया करते थे और हेवन की तरफ से कॉस्मोस को खत्म कर देने वाली लाइफ एंड डेथ की पनिशमेंट देते थे, और आज मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। अब ये बोलकर शी हाओ लाइटनिंग एम्परर की ट्रिबुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। अब ऐसा नजारा देखकर वैंग फैमिली का 12th एंसेस्टर डिवाइन सेंस के जरिए से जिन फेई से कहता है कि जल्दी से अपने अंदर के ट्रू इमोर्टल ब्लड को बर्न करो, क्योंकि ये एक रियल सेल्फ सेवरिंग रियलम का हेवनली ट्रिबुलेशन है और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट इसे ट्रिगर करेगा उतना ही खतरनाक ये हेवनली ट्रिबुलेशन होता जाएगा, इसीलिए अब तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। अब ये सुनकर जिन फेई फौरन से अपने इमोर्टल ब्लड को बर्न करके अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर लेता है और फिर शी हाओ से कहने लगता है कि हुआंग, तुमने मुझे इस हद तक मजबूत कर दिया है कि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होगी और तब तक चलेगी जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। और आज मैं अपनी सेल्फ सेवरिंग रियलम ताकत से तुम्हारे काउंटलेस प्रीसियस आर्ट्स और जितने भी तुम्हारे डिवाइन लॉज है उन्हें पूरी तरह से चूरमार करके रख दूंगा। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि इस रियलम का डोमेन इतना ज्यादा भयानक है कि इसके अंदर से कोई भी लिविंग क्रिएचर एस्केप नहीं कर सकता। अब ये बोलकर वो अपने वेपन के जरिए एक अनाइहिलेशन बीम अटैक शी हाओ पर कर देता है, मगर अपना शी हाओ तो बस 2 फिंगर से ही उसके अटैक को रोक लेता है और आगे उससे कहने लगता है कि हेवनली ट्रिबुलेशन से कोई भी
लिविंग क्रिएचर बच नहीं सकता, हर किसी को इसका सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए अगर तुम में अभी भी जरा सा भी दम बाकी है तो आओ और इसे पार करके दिखाओ, और अगर तुम इसे झेल नहीं पाए तो इसी दुनिया में धूल बनकर खत्म हो जाओगे। अब इतना बोलकर शिहाओ यहाँ पर लाइटनिंग पूल को पूरी तरह से अपीयर कर देता है। अब ऐसा नजारा देखकर जिन फेई के भी होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान ये जो प्रिंसेस गर्ल थी ना हम लोगों की, वो भी यहाँ पे अपने सामने का ऐसा नजारा देखकर कहती है कि ये तो लाइटनिंग पूल है, मगर इसमें लाइटनिंग ट्राइब्यूलेशन का लिक्विड क्यों नहीं नजर आ रहा। जहाँ पर अब हम शिहाओ को देखते हैं जो कि अपने उसी हेवनली ट्रिबुलेशन की ठंडा पावर्स से जिन फेई के ऊपर एक कड़ाकेदार अटैक मार देता है, और ये एक ही थंडर स्ट्राइक इतना ज्यादा भयानक था कि ये उसकी बॉडी के आर पार वो बिजली हो जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसी दौरान हम जिन जान को देखते हैं जहाँ पर वो अपने अंकल को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वैंग फैमिली का वो बुढ़ा और मिस वैंगशी उसे रोक लेती है, और फिर वो एल्डर उससे कहता है कि नहीं, हम उसे नहीं हरा सकते। और रहा सवाल तुम्हारा, तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास गोल्डन बॉडी है जिसे तुम इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकते, जिस पर मिस वैंगशी भी उसे समझाती है कि तुम्हें पूरे के पूरे 9 हेवन में डोमिनेट करना है, और यही हमारे दोनों क्लैन की भी इच्छा है। इसलिए तुम गुस्से में आकर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिसके चलते हम लोग और भी बड़े खतरे में पड़ जाएं। अब ये बात सुनकर जिन जान कहता है कि अगर आज मैं इसे नहीं हरा पाया तो फ्यूचर में मैं इनविजिबिलिटी के पोजीशन के लिए क्या ही कर लूंगा। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जहां पर वो उसके अंकल के गर्दन को पकड़े हुए था। उसी बीच वो अंकल अपनी ऐसी हालत देखकर दुखी मना रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये नामुमकिन है। जहां पर अब शिहाओ उससे कहता है कि तुम्हारे पास इमोर्टल खून की चंद बूंदे क्या आ गई, तुम खुद को इमोर्टल समझने लगे, हाँ, और उसके बदौलत तुम सोचते हो इससे हेवनली ट्रिब्यूलेशन डरकर पीछे हट जाएगी। उसी दौरान आसमान में हमें हेवनली ट्रिब्यूलेशन इल्यूजन दिखाया जाता है जो कि एक केओटिक पैलेस के फॉर्म में था, जिसे देखकर शिहाओ कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में जब भी कोई पावरफुल एक्सपर्ट ब्रेक थ्रू करता था तो उसे हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता, लेकिन आज के इस एरा में यहाँ का जो डाओ लॉज है वो इनकम्प्लीट है। इसीलिए हाई लेवल के जो ट्रिब्यूलेशन होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर है और खतरनाक भी, खासकर उनकी जो ट्रायल्स होती है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की होती है। और आज थंडर एम्परर की ट्रिब्यूलेशन टेक्निक को यूज करने की वजह से ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर हो गई है। इसी दौरान शिहाओ जिन फेई को दूर फेंकते हुए कहने लगता है कि लो, ले जाओ अपने बुढ़े घूसट को यहाँ से, और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो, अगर आगे चलकर तुम बैटल फील्ड में अपने गुनाहों की भरपाई नहीं कर पाए तो मैं यकीनन तुम्हारी प्राइमोडियल स्पिरिट को भी नहीं बख्शूंगा और उसे भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद शिहाओ आगे कहता है कि आज यहाँ पर मुझे मेरी सुप्रीम टेक्निक की वजह से मुझे कुछ एनलाइटमेंट हासिल हुई है, जिसके जरिए से मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन को यहाँ पर बुला सकता हूँ, जिसका यूज मैं अपनी बॉडी को टेम्पर करने के लिए करूंगा। और रही बात तुम सबकी, तो तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि जब तक मैं यहाँ पर सिक्लूजन में रहूंगा तो इस बीच कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये बोलकर शिहाओ यहाँ पर रूथलेस एम्परर को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब एक पर्सन इमोर्टल बीइंग बन जाता है तो वो अकेला ही हेवन एंड अर्थ को अपसाइड डाउन करके रख सकता है। इसीलिए अगर एक दिन मैं भी सच में उस लेवल तक पहुंच गया तो फ्यूचर में जो डेडलिस्ट बैटल होने वाली है उसके लिए मुझे किसी भी बाहरी ताकतों पर भरोसा करना नहीं पड़ेगा। उस वक्त मैं अकेले ही इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका रहूंगा जो कि अपने दुश्मनों को अकेले ही मसल के रख देगा। उसी बीच जिन पे शिहाओ से कहता है कि मैं होप करूंगा कि तुम इस ट्रिब्यूलेशन का सामना करते वक्त ही मर जाओ, और अगर इसके बावजूद भी तुम जिंदा बच जाते हो तो भी हमारे पास तुम्हें खत्म करने के इंतजाम पहले से मौजूद है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अब यहाँ पर शिहाओ के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन अपीयर होने लगता है, जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि ये तो एक लेजेंडरी हेवनली ट्रिब्यूलेशन है जो कि इस एरा का अब तक का नंबर 1 ट्रिब्यूलेशन होने वाला है। जहाँ पर अब हम शिहाओ को देखते जो विलो ट्री के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और फौरन से अपने हेवनली पैसेज रिंग को एक्टिवेट करके उस ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।